हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आपका नेक्स्ट टॉपिक है तापमान, टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। कर दिया, एक एक करके स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तापमान किसे कहा जाता है, टेम्परेचर किसे कहा जाता है। तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उसमें जो ऊष्मा की मात्रा होती है, अमाउंट होता है ऊष्मा का, उसकी जो डिग्री होती है और जो उसकी इंटेंसिटी होती है, उसको व्यक्त करती है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ये क्या बताता है? कोई भी जो ऊष्मा होती है, ये वीडियो मैंने आपको समझाया था। जैसे पानी को गर्म किया गया, तो पानी गर्म कैसे होगा? क्योंकि इसमें हीट दी गई, ऊष्मा दी गई। जब पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म होने के बाद उबलने लगा। तो कितने डिग्री पर ये उबलने लगा, तो ये हमें पता कैसे चला? तो थर्मोमीटर जो इसके टेम्परेचर को मापता है, उससे हमें पता चला कि पानी 2 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, बॉयल होता है। तो जो थर्मोमीटर है ये क्या माप रहा है? टेम्परेचर को माप रहा है। और टेम्परेचर क्या बता रहा है? उसमें जो पानी है उसमें जो ऊष्मा की मात्रा है, जो नीचे से उसे ऊष्मा दी जा रही है, ऊष्मा की मात्रा को बता रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा तापमान के बारे में। तो तापमान कोई वस्तु कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, उसकी माप की उस वस्तु की ताप कहलाती है। तो कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है, उसके माप को ही उसका ताप कहा जाता है। तो सबसे ईजी है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी है, उसका जो माप है उसी को क्या कहा जाता है? उस वस्तु का टेम्परेचर कहा जाता है। और ताप के माप के विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक पैमानों अथवा थर्मोमीटर यंत्रों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। और जो ताप का मात्रक होता है ना, वो केल्विन है। तो ताप का जो एसआई मात्रक आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है? केल्विन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आगे हम देखते हैं, टेम्परेचर हमने समझ लिया, तो हम थर्मोमीटर यानी कि ताप मापी को समझते हैं, जो कि टेम्परेचर को माप को हमें बताता है। तो ताप मापी एक उपकरण है, एक यंत्र है, जिसके उपयोग से तापमान या ताप का जो ग्रेडियंट है उसके मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ताप प्रवणता यह दिखाती है कि किसी जगह के आसपास के ताप में कितना और किस दिशा में बदलाव हो रहा है। तो आजकल विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर का उपयोग लाए जाते हैं और उनका जो विवरण है ये निम्नलिखित है। तो नीचे हम देखते हैं कि आजकल जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आजकल जो थर्मोमीटर के टाइप्स है ना, कितने प्रकार के हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 प्रकार के थर्मोमीटर हैं। एक है द्रव ताप मापी, जिसे लिक्विड थर्मोमीटर कहते हैं। दूसरा है डॉक्टर ताप मापी, क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है इसे। तीसरा है गैस ताप मापी, गैस थर्मोमीटर कहते हैं। चौथा है प्लेटिनम प्रतिरोध ताप मापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंट थर्मोमीटर कहते हैं इसे। उसके बाद है ताप युग्म ताप मापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। उसके बाद है पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी, जिसे पायरोमीटर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ताप मापी हैं, थर्मोमीटर हैं, 6 प्रकार के हमने देख लिए। अब एक एक करके इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है द्रव ताप मापी। नाम से क्लियर है, इसके नाम में क्या है? द्रव। द्रव यानी लिक्विड। तो जाहिर सी बात है इस थर्मोमीटर में लिक्विड भरा होगा। तो इस प्रकार के जो ताप मापी होते हैं, इनमें अधिकांश तौर पर पारा यानी मरकरी और एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो जो ये थर्मोमीटर होता है ना, मुख्य रूप से इसमें या तो पारे का या तो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो पारे का कब किया जाता है और एल्कोहल का कब किया जाता है, ये अभी हम देखते हैं। तो लिक्विड थर्मोमीटर क्लियर हो गया ना, किसका उपयोग करते हैं? उसमें या तो पारे का या एल्कोहल का उपयोग करते हैं। और इन दोनों पदार्थों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इनका जो तापमान यानी कि इनके जो टेम्परेचर के मापने की जो रेंज होती है ना, वो अलग अलग होती है। तो इनकी रेंज के कारण, जो टेम्परेचर को मेजर करने की रेंज होती है, रेंज के कारण इन्हें अलग अलग रखा जाता है। तो पहले है पारा ताप मापी यानी कि मरकरी थर्मोमीटर। तो जो हम बुखार मापने के लिए भी करते हैं, उसमें भी पारा ही भरा होता है। तो पारे की रेंज कितनी होती है? तो -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर माप सकता है। क्योंकि -39 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जो पारा होता है ये जम जाता है। और 357 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पारा उबलने लगता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। ये भी पूछा जाता है कि पारे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो -39 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 357 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई भी जो लिक्विड है अगर वो जम ही जाएगा तो बताएगा कैसे कि हाँ कितना मतलब टेम्परेचर है। तो इसीलिए अगर 39 डिग्री सेल्सियस, -39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 357 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापना है, तो ये जो रेंज है तो हम मरकरी थर्मोमीटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ जो टेम्परेचर है वो -39 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कई आपने देखे होंगे, रशिया में भी और यूरोप में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो -39 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो जब टेम्परेचर -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाएगा तो पारा थर्मोमीटर तो काम में ही नहीं आएगा। तब कौन सा थर्मोमीटर काम में आएगा? तब एल्कोहल ताप मापी काम में आएगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी नीचे की रेंज है वो -114 डिग्री सेल्सियस तक है। आप देख रहे हैं ना, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो -115 डिग्री सेल्सियस भी लिखा होता है। क्योंकि आप देखेंगे -114.9 डिग्री सेल्सियस है, चाहे -114 लिख दिया हो कहीं पर या कहीं पर -115 डिग्री सेल्सियस लिख दिया हो। तो आप देख रहे हैं ये फ्रीजिंग पॉइंट कितना नीचे है इसका। जो पारा है उसका -39 डिग्री सेल्सियस है, इन एल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। इसीलिए जो ठंडे प्रदेश है वहां पर एल्कोहल थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है, अगर उसका जो टेम्परेचर है वो -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो। पर इसका जो ऊपर का पॉइंट है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वो 78 डिग्री सेल्सियस तक ही है। क्योंकि ठंडे प्रदेश है, यहाँ पर इतना ज्यादा गर्म तो होगा नहीं, 78 डिग्री सेल्सियस भी बहुत होता है। और इसका जो नीचे का मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो -114.9 डिग्री सेल्सियस। तो द्रव ताप मापी के बाद आगे हम चलते हैं डॉक्टरी ताप मापी पर, जिसे क्लिनिकल थर्मोमीटर कहा जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यानी कि जो आमतौर पर आप देखते हैं कि डॉक्टर के जो क्लिनिक पर थर्मोमीटर होता है जिससे हमारा बुखार मापा जाता है, वो डॉक्टर ताप मापी यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो इसका निर्माण
फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ताप की जो रेंज है वो काफ़ी कम रखी गई है, क्योंकि जो आदमी को बुखार होता है उसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, प्लस की जो रेंज है काफ़ी कम होती है, क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और बात करें फ़ारेनहाइट में तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी रेंज होती है। और इसमें बुखार को मापते हैं, इसीलिए से ज्वर मापी या डॉक्टरी तापमापी कहा जाता है। तो इसमें 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है। लाल निशान बना होता है जो कि मानव का सामान्य तापक्रम व्यक्त करता है, यानी कि जो मानव का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस में, अगर बात की जाए फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इस लाल निशान से ऊपर टेम्परेचर जाता है, पारा जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आदमी को बुखार है। तो उसका जो सामान्य ताप कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्सियस में कम है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो डॉक्टर तापमापी के बाद देखते हैं गैस तापमापी। तीसरा प्रकार है गैस थर्मोमीटर। तो नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगी, इस थर्मोमीटर में क्या होगी, गैस होगी। तो गैस तापमापी में प्राय हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। हमने देखा था कि जो लिक्विड थर्मोमीटर है उसमें पारा और अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, इसी प्रकार गैस थर्मोमीटर में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग कब कब होता है, तो देखिए जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है, इन दोनों गैसों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट आप समझ रहे हैं ना कि जिसपे कोई भी गैस जम जाएगी। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कोई भी चीज का जम जाना। तो इन दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन गैस का है 500 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन गैस का है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो जब -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक मापना होता है तब हाइड्रोजन थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर रेंज 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, तो हाइड्रोजन थर्मोमीटर तो उसे माप ही नहीं पाएगा। तब कौन से थर्मोमीटर का उपयोग किया जाएगा, तब नाइट्रोजन थर्मोमीटर का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर की रेंज कितनी है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक है। तो हाइड्रोजन की रेंज कितनी है, -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन की रेंज कितनी है, -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक। तो गैस तापमापी के बाद आगे देखते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो प्लेटिनम के तार का वैद्युत प्रतिरोध ताप के बढ़ने के साथ साथ दर से बढ़ता रहता है, और यह प्रतिरोध ताप गुणांक पर कार्य करता है। तो इसकी रेंज होती है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, बस इसकी रेंज याद रख लेना। इसकी जो रेंज होती है ना वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस होती है, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। इसके बाद है ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये भी एक प्रकार है। इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज भी याद रख लीजिए आप, और साथ में ये भी याद करना ये सीबेक प्रभाव पर आधारित है। तो सीबेक प्रभाव क्या होता है, तो जब टेम्परेचर में अंतर के कारण चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसी को सीबेक प्रवाह कहा जाता है, टेम्परेचर में अंतर के कारण। तो इसी पर ये आधारित है, और इसमें जो इसकी रेंज है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद है पूर्ण विकर्ण उत्तापमापी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसे नॉर्मली पायरोमीटर कहा जाता है, पायरोमीटर याद रखिएगा। तो पायरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जब इसके नाम में क्या है उत्तापमापी, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो ना तब पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि उच्च तापों के माप के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, उससे सूर्य का तापमान मापा जाता है। तो जो सन है कितना ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, लेकिन उसका टेम्परेचर भी पायरोमीटर से मापा जाता है। आप देख रहे हैं ना कि कितना हाई टेम्परेचर ये मापता है। और इसकी जो शुरुआत होती है ना, शुरुआत ही 800 डिग्री सेल्सियस से होती है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो ये मापेगा ही नहीं। इसकी जो शुरुआत हो रही है वही 800 डिग्री सेल्सियस से हो रही है। तो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर अनंत तक, यानी कि ऊपर की कोई सीमा नहीं है, नीचे की सीमा है 800 डिग्री सेल्सियस। तो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर ऊपर का ये ताप मापता है पायरोमीटर। तो आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है, तो सूर्य का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है। तो यहाँ पर हमने जितने भी थर्मोमीटर के टाइप्स हैं जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो देख लिए। अब इसके बाद हम ताप के पैमाने देखते हैं, टेम्परेचर के स्केल देखते हैं। तो टेम्परेचर के स्केल आपको पता है सेल्सियस होता है, फारेनहाइट होता है, केल्विन होता है, और एक होता है र्यूमर। ज़्यादातर उपयोग में ये तीनों लिए जाते हैं, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, लेकिन आपको मैं साथ में ये भी बता देता हूँ कि र्यूमर भी होता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल्सियस, या जिसे सेंटीग्रेड भी कह देते हैं। तो सेल्सियस कहिए या सेंटीग्रेड कहिए। तो सेल्सियस, तो इसे स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में विकसित किया था। तो उन्हीं के नाम से जो भी वैज्ञानिक कोई चीज़ डिस्कवर करता है ज़्यादातर उसी के नाम से वो चीज़ रख दी जाती है। तो जैसे इसे किसने विकसित किया, तो सेल्सियस ने, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम सेल्सियस रख दिया गया। तो जो सेल्सियस होता है ना, आपको याद क्या रखना है, इससे जो पानी होता है, पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि पानी जब बर्फ बन जाए, और बॉइलिंग पॉइंट की जब पानी उबलने लगे, भाप बनने लगे। तो देखिए दिमाग फ्रीजिंग पॉइंट, तो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पानी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद है क्वथनांक, हिंदी में भी याद रख लेना, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम है और इंग्लिश में भी याद रख लेना। हिमांक, हिमांक में हिम है ना, हिम मतलब होता है बर्फ, कोई चीज जम जाए। तो हिमांक अगर क्वथनांक होगा तो उसका उल्टा ही होगा। क्वथनांक यानी कोई चीज उबलने लगे, बॉयल होने लगे। तो बॉयल होने का पॉइंट कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, और इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस से दर्शाया जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये इस प्रकार का होता है जो स्केल है। तो 0 डिग्री पर आप देखेंगे कि फ्रीज हो जाता है, उसके बाद 2 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, और हर एक आगे आगे 0 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस पर का जो प्रत्येक भाग को डिवाइड किया गया। ये सेल्सियस। सेल्सियस के बाद है फारेनहाइट। तो इसे जर्मनी के वैज्ञानिक डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने 1710 में विकसित किया था।
और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, हिमांक पॉइंट है, वो 32 डिग्री है। याद रखिएगा, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो 212 डिग्री। तो 212 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री है। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। इनके मध्य की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेल्सियस वाले में 0 डिग्री से 2 डिग्री, प्रत्येक इसमें मतलब 100 का अंतर है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 32 डिग्री से लेकर 112 डिग्री 212 डिग्री सॉरी 212 डिग्री कितने का अंतर हो गया, 180 का अंतर हो गया, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि पानी दोनों में बॉयल कितने पर होता है, तो सेल्सियस वाला है 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, याद रखिएगा। और वाटर फ्रीज कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वाटर है ये अपना फ्रीज हो जाता है, याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं, तो इसके बाद देखते हैं केल्विन। तो इस पैमाने को केल्विन ने 1852 में विकसित किया था, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो 273 केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 373 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो 100 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। तो 273 केल्विन से इसकी शुरुआत हो रही है और कहाँ तक जा रहा है, 373 केल्विन तक। शुरुआत नहीं हो रही है, मतलब ज़्यादातर जहाँ पर पानी फ्रीज करता है ना, उसे हम एक बेस मान के चलते हैं। इसे नीचे भी जा सकता है माइनस में, लेकिन बेस हम 0 डिग्री सेल्सियस को मान के चलते हैं। तो उसके कंपैरिजन में 273 केल्विन से शुरुआत हो रही है, और तो 373 केल्विन में क्या हो रहा है, 373 केल्विन पर पानी बॉयल हो रहा है। तो हिमांक पॉइंट कितना है, 273 केल्विन, और क्वथनांक पॉइंट कितना है, 373 केल्विन, याद रखिएगा। अब आप देख रहे हैं 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो परम शून्य ताप होता है ना, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, उसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। तो 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, परम शून्य ताप कहा जाता है, और इसीलिए इस पैमाने को परम ताप पैमाना भी कहा जाता है। और 273 केल्विन पर क्या होता है, वाटर फ्रीज होता है, और 373 केल्विन पर क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। केल्विन का पैमाना हमने देख लिया, तो एक बार तीनों का कंपैरिजन भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना, परम शून्य ताप जिसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप ही परम शून्य ताप कहा जाता है। अगर बात की जाए सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, और केल्विन इसे 0 केल्विन में व्यक्त करते हैं। जैसे आप देखेंगे तीनों का कंपैरिजन देखिए, जो 0 केल्विन है इसको क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। अगर सेल्सियस में बात की जाए तो -273 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट में नहीं पूछा जाता, आप ज़्यादातर सेल्सियस ही याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर सेल्सियस में ही पूछा जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। और केल्विन में तो आसान है, 0 केल्विन को ही एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। तो 0 केल्विन से ऊपर बढ़ेंगे, 273 केल्विन पे क्या होगा, वाटर फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इन तीनों पर क्या होता है, वाटर फ्रीज होता है। उसके बाद इसमें 100 का अंतर है, इसमें भी 100 का अंतर है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 का अंतर है। तो 373 केल्विन में वाटर क्या होता है, उबलने लगता है, बॉयल होता है। 2 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, लेकिन 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वाटर बॉयल होता है। ये तीनों आपको मैंने कंपैरिजन भी बता दिए। उसके बाद एक पैमाना बचा कौन सा, र्यूमर पैमाना। तो इसको वैज्ञानिक डी र्यूमर ने 1730 ईस्वी में विकसित किया था, और इसमें जो हिमांक पॉइंट होता है वो 0 डिग्री आर होता है, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 80 डिग्री आर होता है। नॉर्मली आपने देखा कि सेल्सियस और केल्विन दो भागों में विभाजित किया गया था, फ़ारेनहाइट को 180, लेकिन इसमें खाली 80 बराबर भागों में से बांटा गया है। वो कहते हैं, तो हमने जो पैमाने पढ़ लिए, उसके बाद इन तीनों पैमानों में, चारों पैमानों में समझ किया है, उनके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं कैसे बनेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि -40 डिग्री पर क्या होता है, कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर ताप का मान एक समान हो जाता है। याद रखिएगा कि -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक समान पूछा गया है, इसलिए मैंने बता दिया। तो देखिए चारों थर्मामीटर हमने यहाँ ले लिए, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इसका जो सेल्सियस का मिनिमम पॉइंट है वो 0, मिनिमम यानी कि जहाँ पर पानी फ्रीज हो जाता है वो मिनिमम पॉइंट समझ लीजिए, और जहाँ पर पानी बॉयल हो जाए वो मैक्सिमम पॉइंट समझ लीजिए। तो मिनिमम सेल्सियस का कितना हो गया 0, और इसका मैक्सिमम हो गया 100, उसके नीचे तो माइनस हो जाता है। फ़ारेनहाइट का 32 है मिनिमम, और मैक्सिमम 212, केल्विन का 273 मिनिमम, और मैक्सिमम 373, र्यूमर का 0 है और मैक्सिमम 80 है। तो इससे क्या होता है, इससे एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूले का जो कंक्लूजन होगा ये होगा कि अगर आपसे, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तब ये सोल्व होता है, फॉर्मूला लगता है। जैसे आपसे पूछ ले जाए कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो, कि 50 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होगा। जब पूछ ले जाए कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा, मतलब कि चारों में से कुछ भी, सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में पूछ ले जाए, फ़ारेनहाइट का केल्विन में, या केल्विन का फ़ारेनहाइट में, कुछ भी पूछ ले जाए, तो ये फॉर्मूला अगर आप पुट कर देंगे ना, पूरा फॉर्मूला नहीं पुट करना, मैं आपको बताता हूँ इसे पुट कैसे करना है। और पहले थोड़ा बेस मैंने आपको समझा देना कि ये कहाँ पर काम आएगा। आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये अस्त्र कहाँ पर काम आएगा, तभी आप चलाएंगे। देखिए ये अस्त्र काम आएगा, जैसे अगर आपसे पूछ ले जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, तो केवल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इतना ही लेना है फॉर्मूला, मतलब कि 3/5 = F-32/9, बस इतना ही लिखना है। 5 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो जहाँ पर सेल्सियस है वहाँ पर 5 लिख दो, बस इसको सोल्व कर लो, अब ये आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलो, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन ये रहा, बस इतना फॉर्मूला लेना है, बाकी नहीं लेना। F-32/9 = A-273/5, इसे आप सोल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू दी है पुट कर देंगे, तो फ़ारेनहाइट केल्विन में निकल आएगा। इसी प्रकार ये 4 चीज़ें दी हैं, 4 में से 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, मतलब कि एक दिया होगा दूसरा पूछा जाएगा, तो जो भी दिया होगा पूछा जाएगा फॉर्मूले में बस वही पुट करना है। बस ये बाकी फॉर्मूला मैंने पूरा लिख दिया, क्योंकि ये सब एक समान है, ये जो वैल्यू है ना सब एक बराबर है, तो आप कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको तो ऐसे ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो उसको
वरना कैसे, उससे रिलेट करके याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कैसे, तो फॉर्मूला बना है मापक माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये क्या हुआ, मापक मतलब कि मापक यंत्र है कौन सा, जैसे पहले सेल्सियस, सेल्सियस मापक हो गया, तो इस मापक का मिनिमम क्या है, तो सेल्सियस का मिनिमम है 0 डिग्री, तो माइनस 0 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दीजिए। अब उसका मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसी थर्मामीटर का मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, तो सेल्सियस का मैक्सिमम है 100 और मिनिमम है 0, तो 100 माइनस 0 ये सेल्सियस का हो गया। अब आगे बढ़िए, फ़ारेनहाइट का देखिए। तो पहले मापक कौन सा, फ़ारेनहाइट, इसका मिनिमम कितना है, तो इसका मिनिमम है 32। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर क्या है, मैक्सिमम है 32, सॉरी मैक्सिमम है 212 और मिनिमम है 32, 212 माइनस 32। इसी प्रकार ये चारों आप जो देख रहे हैं इसी प्रकार इस फॉर्मूले से निकले। तो जब इसको आप सोल्व कर देंगे तो सी माइनस 0 कितना होगा, किसी चीज़ को 0 से घटा दो तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो सी हो गया 100 माइनस 0, 100 ही आ गया। उसके बाद एफ माइनस 32, तो एफ माइनस 32 होगा, 212 में से 32 गए तो 180 आएगा। इस प्रकार ये चारों को सोल्व करके यहाँ तक आ गई बात। अब आप देखेंगे कि जो सबके डिनोमिनेटर है, हर है, तो आप अगर इक्वल टू है सब तो आप उसको काट सकते हैं। तो सब आप देखेंगे कि किस पहाड़े पर ये सब कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, बताइए किस पहाड़ पे। सबसे पहले तो सबके पीछे 0 है, 0 को हटा दो, ये भी 0 हट गई, ये भी 0 हट गई, ये 0 कैंसिल हो गई और ये 0 भी कैंसिल, चारों की 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ है 10, यहाँ है 18, यहाँ है 10 और यहाँ बचा 8, तो 2 के पहाड़े से चला जाएगा, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10 और 2 चौके 8। वही आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, 2 5 10, 2 9 18, 2 5 10, 2 चौके 8। मतलब कि इस फॉर्मूले को एकदम शॉर्ट रूप में यहाँ पर लिखा गया है, समझ रहे हैं, मतलब इसको सोल्व करके पूरा शॉर्ट रूप यहाँ दिया है। तो अगर आपको एक्जैक्टली याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा वैल्यू पुट करेंगे, आसानी से निकल आएगा। अगर ये याद नहीं है, यहाँ पर आइए, फिर धीरे धीरे आप स्टेप सोल्व करके यहीं पर पहुंचेंगे। तो अगर ये याद रहता है अच्छा है, और नहीं याद रहता कई बार एग्जाम से वैल्यू निकल जाती है, तो आपके दिमाग में बस ये याद रहे मापक माइनस मिनिमम और मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो आप कर लेंगे। तो वैसे ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, 4 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सम सोल्व करने लगेंगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। और एक चीज़ और है जिसे शॉर्ट ट्रिक भी हम कह देते हैं। वैसे तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इनफ है, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है ना, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक के आगे और बढ़ते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस है और आपसे कहते जाए कि इसे केल्विन में बदलो कि केल्विन में कितना होगा, तो एक तरीका तो क्या है कि सी अपॉन 5 केल्विन वाला काम रहिए, ए माइनस 273 अपॉन 5, ये फॉर्मूला लगा के सोल्व करो। या सिंपल क्या है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है कि सेल्सियस में अगर 273 डिग्री, अमूमन 273 डिग्री जोड़ा जाता है, पर एग्जैक्ट क्या होता है 273.15, हम 273 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो केल्विन हो जाएगा। और उल्टा होता है कि अगर केल्विन को सेल्सियस में बदला जाए तो माइनस कर दिया जाएगा, केल्विन में माइनस कर दिया जाएगा 273 डिग्री, वो सेल्सियस में बदल जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूलेस कर दीजिए, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो आपको पता चलेगा इतना बड़ा फॉर्मूला क्या लगाना। अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो 273 डिग्री ऐड कर दो, और केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 डिग्री माइनस कर दो। और ये कोई जादू नहीं है कि ऐसा कैसे हो गया, ये ट्रिक भी कोई ट्रिक नहीं है। वैसे देखा जाए, नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लगेगा ये कोई ट्रिक नहीं है, बस इसी फॉर्मूले को और छोटा कर दिया गया है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कैसे और इसको छोटा कर दिया गया। सी अपॉन 5 है ना, हम सेल्सियस और केल्विन वाली बात कर रहे हैं, सेल्सियस और के माइनस 273 है और अपॉन कितना है 5। तो नीचे आप देख रहे हैं दोनों के हर में क्या है 5, अगर इक्वल टू है तो हम काट सकते हैं, 5 से 5 कट गया तो बचा क्या, सी इक्वल टू के माइनस 273, यही बचा ना, यही बचा ही है। तो सीधी सी बात है कि अगर केल्विन हमें चाहिए कि क्या होगा कि सी में ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 273, सेल्सियस में 273 प्लस हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर बता दिया कि सेल्सियस में 273 प्लस हो जाएगा, लेकिन वही अगर सेल्सियस चाहिए तो केल्विन में 273 माइनस हो जाएगा, वही सोल्व करके आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तब भी सही है, ये थोड़ा आगे उसको छोटा कर दिया गया है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, थोड़े सम आपको सोल्व कराता हूँ। जैसे पहले आगे देखिए कि समय की 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले सेल्सियस और दोनों को इक्वल में रखना है, तो फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9। अब दिया क्या हुआ है हमें वो देखिए, तो 50 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, जहाँ पर सेल्सियस है वहाँ 50 रख दो, नीचे आ गया 5, बाकी तो वही जो सेम फॉर्मूला वही लिख दिया। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 दाई कितना होता है 50, तो आ गया 10 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 9, 9 दाई कितना होगा 90, ऊपर वही रह गया एफ माइनस 32, बस अब 90 में 32 ऐड कर दो क्योंकि ये माइनस का है, इक्वल टू किधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में कितने हो गया, तो 122। तो जो चीज़ 50 डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में कितनी हो जाएगी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। आगे चलिए, 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला हमें पता नहीं है, हमने डिटेल में इसको किया हुआ है, मतलब कि मापक उसका मिनिमम पॉइंट मैक्सिमम माइनस मिनिमम। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है, आप थोड़े होशियार हैं, तो आप बताइए इसको आप कैसे करेंगे। 60 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, मतलब कि हमें सेल्सियस और केल्विन इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो सेल्सियस का क्या है, सी अपॉन 5 होता है, ये हमें पता लग गया। अब हमें केल्विन का देखना है, केल्विन का क्या होता है, के माइनस 273 डिवाइड बाई कितना होता है, डिवाइड बाई 5 होता है, ये हो गया। ये हमने पीछे देखा ना, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर ये अपना सेल्सियस का कितना होता है सी अपॉन 5 और केल्विन का के माइनस 273 अपॉन 5। तो ये हम सोल्व कर रहे हैं, तो 5 से 5 कट गया, ये आगे की बात थी लेकिन यहीं पर हमने देख ली, तो बचा इतना ही, कितना बचा, सी इक्वल टू के माइनस 273, इतना ही बचा। तो 60 डिग्री सेल्सियस को हमें बदलना है, सेल्सियस कितना 60, इसको हमें केल्विन में बदलना है माइनस 273, जो माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 60 में 273 प्लस हो गया, ये केल्विन आ जाएगा। तो 273 में अगर आप 60 जोड़ेंगे वो होगा 333, इसका आंसर कितना हो गया 333 केल्विन। अब देखिए ये तो थी आम जिंदगी, अब मैंथोस
रोज जिंदगी क्या है। देखिए 60 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलना है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है कुछ नहीं करना, 273 इसमें ऐड कर देना है, वो ट्रिक है। तो 60 में 273 ऐड करेंगे, सीधा 333 आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ बनती है, आपने ये प्रैक्टिस की धीरे धीरे, तब आपको पता चला अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 60 में जो भी सेल्सियस दिया हुआ है उसमें 273 प्लस कर देना है, सीधा ये आंसर आ जाता है। अब आगे देखिए अगला सम देखते हैं। 60 डिग्री फारेनहाइट को केल्विन में बदलो, यहाँ पर फारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, पूरा डिटेल फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया। लेकिन हम तो शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे क्योंकि हमें तो फॉर्मूला आता है। तो फारेनहाइट का क्या है, तो फारेनहाइट का होता है F माइनस 32/9 होता है, ये फारेनहाइट का है। और केल्विन का हमने देख लिया अभी क्या था, A माइनस 273 और डिवाइड कितने से होता है बताइए, ये डिवाइड होता है 5 से। तो वैल्यू पुट कीजिए। तो सबसे पहले है कि 60 है, मतलब फारेनहाइट है ना, तो 60 माइनस 32 होगा और ये होगा डिवाइड 9। मैं एक एक स्टेप आपको बता रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है, आप इसको मुंह जुबानी भी कुछ चीज़ें सोल्व कर सकते हैं। पहले 5, 60 में से 32 गए कितना होगा, 60 में से 32 गए 28 आता है, 28 नीचे आएगा 9, क्या होगा K माइनस 273/5। आप देखिए अब क्या होगा, कटिंग होगी नहीं, कटिंग नहीं हो सकती, तो अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 28 बच्चे कितना होता है, 20 बच्चे होता है और 8 बच्चे 40 होता है, मतलब 100 जमा 40 140 हो गया, तो 40 हो गया इक्वल टू। अब 9 को K से मल्टीप्लाई करोगे, 9K माइनस 9 को 273 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा, देखिए मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं। 9 दिया कितना होता है 27, यहाँ गया 7, ऊपर हो गया यहाँ पर 2 आ गया, जो बचा 9 7 63 होता है, 63 और 2 65, यहाँ गया 5, यहाँ गया 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है 24, यानी कि 24, तो 24 2457 हो गया, 2457 हो गया ना। अब क्या करना है आपको, जो ये माइनस में इधर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो 140 और 2457 आप जोड़ देंगे तो तकरीबन कितना आएगा 2 5 9 7 इक्वल टू 9। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 9 केल्विन मतलब कि 2 5 9 7 डिवाइड बाय 9। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा दशमलव कितना 288.5 डिग्री, तो अगर आप सोल्व करेंगे इतना आ जाएगा 288.5 डिग्री। ये तो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया तब ये इतना बड़ा हो गया। वैसे आपको 60 माइनस 32 तुरंत आपको ये 60 माइनस 32 नहीं लिखना, आपको सीधा 28 लिखना है, क्योंकि वहाँ पर आप घटा के लिखेंगे, जब मार्किंग नहीं होती वहाँ पर कि किस स्टेप आपको लिखना है, आप सीधा ही डायरेक्ट लिख देंगे 28। तो इस प्रकार ये सब सोल्व हो गया कैसे, जब हमें फॉर्मूला पता था। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या है, तो टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन, ऑप्शन है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जब तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, फेदोमीटर, मैनोमीटर, सेलिनोमीटर या पायरोमीटर, कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है, यानी कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर पारे की जगह अल्कोहल को क्यों प्रेफर किया जाता है। अगला कथन क्या है कि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, यानी कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो निम्नतर मतलब कि कम होता है, तो सही है। क्योंकि आप देखेंगे जो पारा होता है वो जीरो, क्योंकि आप देखेंगे कि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है, लेकिन जो अल्कोहल होता है वो -114.9 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसीलिए अल्कोहल के जो थर्मोमीटर होता है उसको वरीयता दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्या है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है, यानी कि जो पायरोमीटर होता है ना इसकी रेंज पूछी गई है, तो इसकी रेंज कितनी होती है, तो आपको पता ही है कि पायरोमीटर की जो रेंज होती है वो 800 डिग्री सेल्सियस से तो शुरू होती है, तो 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर इससे ऊपर तक ये मापता है, तो ऑप्शन डी का सही जवाब होगा। तो आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे है निम्न में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, यानी कि फारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन है जो आपको बताना है। तो आपको पता ही है कि फारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, तो F-32/9 इक्वल टू 3/5, इन दोनों में रिलेशन है। अब आप देख लीजिए कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहले F+32, ये तो गलत हो गया, +32 ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है F-32/9, हाँ ये भी सही है, और C/5 ये सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। पहले उसने क्या पूछा है, पहले उसने बॉइलिंग पॉइंट पूछा है और उसके बाद उसने फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली हमें आदत होती है कि 0 से 100 मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पहले पता है फ्रीजिंग ये बॉइलिंग, लेकिन यहाँ पर पूछा ही क्या गया है, पहले क्वथनांक पूछ लिया। क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए भी दिया हुआ है 0 से 100, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि फारेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का हिमांक क्या होता है, तो जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपको फारेनहाइट पैमाने में बताना है, क्योंकि हमें सेल्सियस में तो पता ही है कि 0 डिग्री है, यहाँ पर आप देखिए सेल्सियस भी दिया हुआ है, लेकिन सेल्सियस में नहीं पूछा है फारेनहाइट में। फारेनहाइट में आपको पता है कि 32 डिग्री फारेनहाइट पर वाटर फ्रीज होता है, तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। और अगर ऑयल कितने पर होता है तो 212 पर। अगला प्रश्न है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपसे पूछा गया है, सेल्सियस में पूछा गया है, याद रखिएगा। ऐसे 0 केल्विन होता है, 0 डिग्री केल्विन पर को ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है, लेकिन सेल्सियस में कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है -273 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट ताप मापियों में एक ही होंगे। पाठ्यांक मतलब कि जो उनकी वैल्यू है वो एक ही होंगे, दोनों सेल्सियस और फारेनहाइट ये इक्वल कब होंगे, ये -40 डिग्री पर। इसका सही जवाब क्या है, ए। अगला प्रश्न है कि फारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप अगर
212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। तो इसके दो तरीके हैं निकालने के। पहला तो आप उसको फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, फ़ारेनहाइट का F-32.9 यहाँ पर फ़ारेनहाइट आप पुट कर दीजिए 212 और सेल्सियस निकाल लीजिए। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो और आसानी से निकाल लेंगे। आप देखेंगे जो फ़ारेनहाइट होता है 212 डिग्री पर क्या होता है, पानी उबलता है, बॉयल होता है। और सेल्सियस में पानी उबलता कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो कॉमन सेंस से ये आसानी से निकल जाएगा, चुटकियों में 100 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर आप में कॉमन सेंस है तो आप सीधा सोल्व कर लेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आएगा, क्योंकि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी उबलता है और सेल्सियस में 2 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो जो ह्यूमन है उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यहाँ पर आप देखिए सेल्सियस की बात की गई है, सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस सही होगा, ऑप्शन बी का सही जवाब है। तो आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ताप पर पारा जम जाता है। पारा कितने पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा।